स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में। आज की क्लास है हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की डाउट क्लास। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपसे बोला था कि संडे में आपका टेस्ट होगा वेक्टर स्पेसेस वाले चैप्टर का। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया और आपसे नहीं हुआ है, या अनदर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स में बताइए। तो आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं उन सभी को हम इस वाले डाउट क्लास में क्लियर करने वाले हैं। बाकी आप में से जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए कमेंट्स लेकिन फिर भी आपको डाउट है, तो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को देख लेना और अच्छे से नोट भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड अ लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट। इससे आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक का है क्वेश्चन, जो आपको लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं हल्का सा आपको अगर रिकॉल कराऊं, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि जो वेक्टर्स हैं वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। किस कंडीशन में? यदि आप जो भी स्केलर्स मानते हो ए बी सी, यदि उनकी जो वैल्यूज हैं वो जीरो ना आए, सभी की जीरो ना आए। मान लो 3 वेक्टर, उनमें से एक की जीरो आ गई और 2 की कोई भी अदर डिजिट आ गई, तो आप क्या कहोगे? लीनियरली डिपेंडेंट है। या फिर 2 की जीरो आ गई, एक की कोई अनदर नंबर या डिजिट आ गई, तो आप क्या कहोगे? ये भी कैसा है? लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन इनकेस अगर तीनों स्केलर्स की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है, तो आप क्या कहोगे कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात? अगर तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है? जीरो आ रही है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और किसी एक की जीरो आ रही है या फिर बाकी डिजिट्स आपको मिल रही हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कहोगे? कैसी है? लीनियरली डिपेंडेंट है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट टी ऑफ द सेट S इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। यानी कि आपको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट T जो है वो फाइंड करना है। किसका? इस गिवन सेट का। सेट आपको दिया हुआ है जिसके अंदर 4 वेक्टर्स इंक्लूड है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4, और इन सभी की वैल्यूज भी आपको गिवन है। और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर क्यूब को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे सभी के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। विच स्पेन्स द सेम स्पेस एज एस, यानी कि जो कि क्या रखते हैं? सेम स्पेन रखते हैं। किसकी तरह? जो हमारे पास में सेट एस है इसकी तरह। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको जो सेट दिया हुआ है वेक्टर्स का, यानी कि एस जो सेट है जिसके अंदर 4 वेक्टर्स इंक्लूडेड है, जिनकी वैल्यू आपको दी हुई है, आपको उनका क्या करना है? एक सबसेट टी फाइंड आउट करना है, जो कि कैसा होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले तो इसको आप सोल्व कर लोगे। जो आपको गिवन है, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है आपको, जो जो वैल्यूज दी हुई है उनको लिख लोगे। अल्फा 1 की वैल्यू आपको दी हुई है क्या? 1 2 -1। फिर अल्फा 2 की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद में आपको अल्फा 3 की वैल्यू दी हुई है। मैं डायरेक्टली लिख लूंगी, आप लिख लेना प्रॉपर वे में। और आपको अल्फा 4 की वैल्यू दी हुई है। सो नाउ इसको अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप किस फॉर्म में लिखो? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? देखना, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है? 1 2 -1 है। अल्फा 2 की वैल्यू क्या है? -3 -6 और 3 है। अल्फा 3 की वैल्यू क्या है? 2 1 3 है। अल्फा 4 की वैल्यू क्या है? 8 7 7। हमने मान लिया कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया? कोई भी एक मैट्रिक्स है ए। तो इसकी रैंक निकालेंगे। अब देखो रैंक कैसे निकालते हैं, या तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इचेलॉन फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में। तो देखो इस अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना होगा कि जो ये सभी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, या फिर फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो को छोड़ करके बाकी रोज के उनको क्या कर लो? जीरो बना लो, यानी इसको जीरो, इसको भी और इसको भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं कहूँ -3 को जीरो बनाना है, तो आप क्या कहोगे कि दी जो हमारे पास में रो R2 है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें? R2 में से अगर हम ऐड कर दे किसको? 3R1 को, क्योंकि आप देखो R2 की वैल्यू कितनी है? -3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करोगे आप R1 में, तो R1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 3 1 से कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 -3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये एलिमेंट 0 हो गया। इसके बाद में हमारे पास में है रो R3, इसको कैसे चेंज करेंगे? 2 है, तो 2 0 कब बनेगा? जब -2 होगा इसके साथ में। तो इसमें क्या कर दो आप? R3 में से माइनस कर दो किसको? 2R1 को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लास्ट वाली है R4 जो रो है, इसको चेंज कर दो। कैसे करोगे? R4 में से माइनस कर दो किसको?
8R1 को। तो आपके पास में जो मैट्रिक्स है वो क्या निकल करके आएगी, देखो फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज रहेगी, ये देखो 3 1 जा 3 तो -3 और +3 क्या हो जाएगा 0, फिर 3 2 जा 6, 6 में ऐड करोगे -6 तो कितना हो जाएगा 0, 3 1 जा 3 तो -3 और ये +3, ये भी क्या हो जाएगी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, यानी कि ये सभी एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो R3 के लिए क्या किया, R3 -2R1 तो -2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में कितना आ जाएगा -2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा जी 0। उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +1, तो टर्म क्या निकल करके आएगी -3। इसकी मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 तो माइनस माइनस ये प्लस के 2 और ये 3 तो कितना हो जाएगा +5। लास्ट वाली के लिए देखो R4 -8R1 तो 8 -8 ये टर्म क्या हो गई आपके पास 0। यहां से देखो फिर 8 2 जा कितने हो जाएंगे 16 तो 7 और -16 कितना हो जाएगा आपके पास में 9 बचेगा और वो भी कैसा माइनस का। इसके बाद में 8 1 जा 8 तो माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस के 8 और इसमें ऐड करोगे 7 तो कितना आ जाएगा आपके पास में 15 आ जाएगा। ये तो आप पे सोल्व करनी आती है, भी मैट्रिक्स काफी पढ़ी है 12th में भी और आपकी बुक भी थी सेकंड सेमेस्टर में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें भी कराई हुई है। अब देखो और हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में लास्ट वाली रो है यानी कि R4 इसमें हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, R4 में से हम माइनस कर सकते हैं 3R3 को। देखो क्यों, माइनस करोगे तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 9 0, 3 5 जा 15 माइनस 15 और प्लस 15 0, तो यानी कि R4 के सभी एलिमेंट्स हमें क्या मिल जाएंगे 0 मिल जाएंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स A किसके इक्वल आ गई 1 2 -1 0 0 0 0 -3 5 0 और ये हमारे पास में चेंज करने के बाद में दोनों एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे अभी बताए 0। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखो ये हमने किसकी वैल्यू लिखी थी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की। अब हमारे पास में जो टर्म आई है इसके अंदर जो नॉन जीरो रोज हमें मिली वो कौन कौन सी है, अल्फा 1 और अल्फा 3 है। अल्फा 2 और अल्फा 4 जो वेक्टर्स है उन वाली रोज तो क्या हो गई कंप्लीटली हमारे पास में 0 हो गई। 0 हो गई तो हमारे पास में दो रो बची, कौन कौन सी अल्फा 1 और अल्फा 3। तो अब इसको ध्यान रखना कौन कौन सी रो बच रही है हमारे पास में जहां पे हमें वैल्यूज मिल रही है अल्फा 1 और अल्फा 3। बाकी अगर मैं कहूँ इसको इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे कि R2 और R3 को क्या कर दोगे इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज का मतलब क्या है, R2 जो रो है उसको R3 से चेंज कर दोगे तो ये आ गई आपके पास 1 2 -1 0 0 सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 0 -3 5 नेक्स्ट टर्म 0 0 0 फिर 0 0 0। तो अब मैं आपसे पूछूं ये किस फॉर्म में आ गया, इचलन फॉर्म में। क्या लिखोगे, विच is in the echelon form, which is in the echelon form। अब इससे आगे लिखेंगे, थोड़ा सा एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now the number of linearly independent row vectors in the matrix A किसके इक्वल होंगे, ये रैंक ऑफ ए के। अगर मैं आपसे कहूं कि ये किस में आई थी, इचलन फॉर्म में आ गई थी यहाँ पे मैट्रिक्स, तो इचलन फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसके अगर रैंक देखिए रैंक ऑफ ए, सो रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आएगी, क्या होती है रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अगर मैं आपसे पूछूं नॉन जीरो रो कितनी है तो आप कहोगे दी 2 है, तो अगर 2 है तो इसका मतलब रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये हमारी किसकी इक्वल होगी, रैंक ऑफ ए के। तो रैंक ऑफ ए कितनी आई है हमारे पास में 2 आई है।
तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे? 2। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स इन द मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स ए में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो ये किसके इक्वल होंगे? रैंक ऑफ ए के, जितनी ए की रैंक होगी उसके इक्वल होंगे। तो ए की रैंक हमने निकाली 2 है, तो इसका मतलब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब वे 2 कौन कौन से आपको बता देता, अल्फा 1 और अल्फा 3 निकल करके आए थे। तो आप क्या लिखोगे? सो अल्फा 1 अल्फा 3 आर द linearly independent subset T of the set S। और यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में? फाइंड आउट करना था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट T कितने होंगे किसके? सेट S के। तो कितने होंगे? 2। और कौन कौन से होंगे? अल्फा 1 और अल्फा 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ये आपका 4th एक्सरसाइज का है। आई थिंक जो मैंने आपको कराई है उसमें क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने के लिए देते। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 था जो भी कराया, और ये है क्वेश्चन नंबर 5, देख लेना। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ द वेक्टर्स दिस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब आर लीनियरली डिपेंडेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपसे क्या कहा है कि यदि ये जो गिवन वेक्टर्स है ये कैसे है? लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में तो कहीं मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे है? लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपको क्या करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक बात बताइए मुझे, किन्हीं भी 3 आपको जो वेक्टर्स गिवन हो उनके लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन क्या है? भाई एक तो मैंने आपको मेथड क्या बताया था, अगर हमें शो करना होता कि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम शो कैसे करते? 3 स्केलर स्लाइड करते और फिर a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 को 0 के इक्वल पुट करते, और वहां पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यानी कि जो वेक्टर्स आपको गिवन है इनकी वैल्यूज पुट करके 3 इक्वेशंस निकालते, और उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो स्केलर्स हमने माने हैं a1 a2 a3 इनकी वैल्यूज निकालते। इनकी वैल्यूज कैसी आती? कोई भी नंबर्स आती, कोई भी डिजिट आती, यानी कि 0 को छोड़ करके। 1-2 डिजिट 0 हो सकते हैं बट सभी 0 नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम कह देते हैं ये कैसे है? वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। कब होता है ये प्रोसेस? जब आपसे कहता, पूछता कि ये शो करके दिखाओ ये लीनियरली डिपेंडेंट है। बट अब आपसे क्या बोला है कि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि को आप इससे क्या बना लो? मैट्रिक्स बना लो। तो जो डिटरमिनेंट होगा मैट्रिक्स का उसको आप किसके इक्वल रखो? 0 के, यानी कि जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकालो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो भी आप क्या वो कर सकते हो शो कि ये जो वेक्टर्स हैं कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। इस मेथड से भी आप कर सकते हो डायरेक्टली शो। क्या क्या दिया हुआ है आपको? अल्फा 1 की वैल्यू दी हुई है 0 1 x, अल्फा 2 की वैल्यू आपको दी हुई है x 1 0, अल्फा 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 x और 1, यही वैल्यूज दी हुई है। अगर मैं कहूँ इनसे मैट्रिक्स बनाइए, देन आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए A, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0 1 x x 1 0 1 x 1। सो नाउ आप क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे किसका? इस मैट्रिक्स का 0 1 1 सॉरी 0 1 1 x x 0 1, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे और इसको किसके इक्वल पुट कर दोगे? 0 के। चाहे लिख देना we know that the vectors are linearly dependent if determinant of A इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो वेक्टर्स हैं वो कैसे होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि जो मैट्रिक्स ए थी उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल रख दिया? 0 के। इसको सॉल्व कर लो। देखो 0 के लिए सॉल्व करोगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1, माइनस साइन x की 0 में करोगे तो 0 मिलेगा।
फिर नेक्स्ट टर्म के लिए माइनस साइन लगाओगे। अब ये 1 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, छोड़ दो, छोड़ दिया। x की मल्टीप्लाई 1 में करो x, फिर बीच में माइनस साइन 1 की 0 में करोगे 0, ये तो आप पे आते ही है। फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस के x, अब ये जिस कॉलम में आ रही है, जिस रो में आ रही है, छोड़ दो। x के x में करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, 1 की 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, और बीच में क्या लगाओगे माइनस साइन इज इक्वल्स टू 0। ये कंप्लीट टर्म हो गई 0। यहाँ से क्या बना माइनस एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा ये एक्स क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सोल्व करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आगे देखना x अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास में दो कंडीशन आएंगी, x इज इक्वल्स टू 0 एंड एक बार जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। सो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। सो हेंस आपके पास में x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक आ गई प्लस माइनस रूट 2। ये आ गया आपका इसमें आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं सोचते, जितना दीदी ने बता दिया वो ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं से समझ में ना आया हो तो बता देना। हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकालने के बाद में बस इसको डायरेक्टली सोल्व किया। इक्वेशंस आपके सोल्व करनी आती ही है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। बस यही क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा था, तो क्वेश्चन ये आपका, क्वेश्चन को देखकर ही समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, बेसिस, यानी कि जो आपको बेसिस और डायमेंशन वाला टॉपिक कराया था उससे ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, शो दैट द सेट दिस इज अ बेसिस फॉर V3C, यानी कि आपको शो करके दिखाने के जो वेक्टर्स का सेट आपको गिवन है ये बेसिस है किसका, जो V3C वेक्टर स्पेस है उसका। तो बेसिस होने के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, किसी भी वेक्टर स्पेस को बेसिस होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि वो कैसा होना चाहिए, सेट होना चाहिए किन वेक्टर्स का, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। और वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, यदि जितने भी स्केलर्स आपने लेट किए हो उन सभी की वैल्यूज आपको क्या मिले, 0 मिले। तो हमें इसमें क्या शो करके दिखाना है कि पहले आप 3 स्केलर्स लेट करोगे, वेक्टर्स आपको गिवन है, अप्लाई करोगे कंडीशन, और जितने भी स्केलर्स हैं वे सभी क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, गिवन दैट, जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, α1 इज इक्वल्स टू 1 I0, α2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 2I1 1, और α3 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 0 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, ये तो गिवन है। लेट हम क्या मान लेंगे, A1 A2 A3 be any 3 vectors, be any 3 scalars in a sense, जो ये A1 A2 और A3 है ये किसको बिलोंग करेंगे, R को बिलोंग करेंगे, किसको बिलोंग करेंगे, R को। सो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3 किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के। ये तो है लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जो आपको डेफिनेशन लिखाई थी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की, यही कंडीशन अप्लाई हो रही है। वैल्यूज पुट करो, A1 α1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1I0, A2 α2 के प्लेस पे क्या आएगा 2I1 1, A3 α3 के प्लेस पे क्या आएगा 0 1 प्लस I 1 माइनस I इज इक्वल्स टू 0। सोल्व कीजिए, A1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे A1, इसकी इसमें करोगे तो 2 A2I, A3 की इसमें करोगे तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल्स टू में, ये जो 0 होता है एक्चुअल में किसको डिनोट करता है, 0 वेक्टर को। तो 3 कंडीशन की फॉर्म में तो 0 0 0 लिख सकते हैं। अब देखो A1 की सेकंड टर्म में करोगे क्या मिलेगा A1I, A2 की सेकंड टर्म में करोगे तो A2, A3 की थर्ड टर्म में करोगे तो सेकंड टर्म में करोगे तो A3 1 प्लस I इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। A1 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, A2 की 1 में करोगे तो A2 मिलेगा, A3 की लास्ट टर्म में करोगे तो A3 1 माइनस I इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कहूं इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको A1 A2 और A3 की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालोगे, आपकी इच्छा है, कैसे भी आप कर सकते हो सोल्व। अब देखो ये हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, एक काम कीजिए, इक्वेशन 3 में आप क्या कर दो, I से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाइंग
बाय आई इन इक्वेशन थर्ड। तो आपको देखना क्या इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, ये a2i हो जाएगा, और जब आप i से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म में तो i की 1 में करोगे तो i हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने ब्रैकेट के, माइनस i की i में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस क्या मिल जाएगा आपको +1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। अब आप क्या कर दीजिए, देखो ये भी a2i है, ये भी a2i है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दो किसको, इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, देखना क्या मिलेगा, यहाँ से तो a1 मिलेगा, ये 2a2i है, और इससे माइनस करोगे आप a2i को तो क्या मिलेगा आपको, प्लस के a2i मिल जाएगा, और माइनस कर रहे हो तो ये वाली टर्म आपकी माइनस की आ जाएगी a3, इसको आप लिख सकते हो 1 + i की फॉर्म में इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन फिफ्थ। अब यहाँ से देखो ये a1 a2 a3 वाली टर्म है, ये भी a1 a2 a3 वाली टर्म है, तो इक्वेशन सेकंड और फिफ्थ को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ जोड़िए, a1i में a1 को ऐड करोगे, देखो a1i में प्लस करोगे a1 को, तो a1 अगर बाहर कॉमन ले अंदर कितना बचेगा 1 + i, सेम ऐसे ये a2 है ये a2i है, तो अगर आप a2 कॉमन ले लोगे तो इसके पास 1 बचेगा और इसके पास i बचेगा, ये प्लस के है a3 1 + i, ये माइनस के a3 1 + i, तो प्लस से माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इज इक्वल्स टू में 0। इनमें से आप 1 + i कॉमन ले सकते हो, टर्म बची a1 + a2 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट अगर ये 0 में गया तो a1 + a2 किसके इक्वल आ गया 0 के, इट मींस a1 किसके इक्वल आ गया यहाँ से -a2 के। अगर a1 हमारा किसके इक्वल आ रहा है, -a2 के इक्वल आ रहा है, तो इससे आगे करेंगे, पहले आप यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आगे देखो a1 की वैल्यू कहीं पे भी पुट करो, सपोज दैट हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में a1 के प्लेस पे -a2 पुट कीजिए, और ये टर्म है प्लस के 2a2i इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप a2 कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 2i और यहाँ से आएगा -1 इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म इधर 0 में जाएगी, सो इम्प्लाइज दैट a2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0। अगर a2 की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पुट कर दो या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, चाहे तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही ले लो, चलो a2 के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो आपको a1 भी क्या मिलेगा 0, a1 भी 0 आ गया, a2 भी 0 आ गया, इनको किसी भी टर्म में पुट कर दीजिए, फ्रॉम सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन से ले लीजिए, यहाँ पे a2 को 0 पुट करोगे तो 0 प्लस के a3 1 - i इज इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको a3 की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो आपने देखा a1 a2 और a3 तीनों जो वेक्टर्स थे, जो स्केलर्स हमने लेट किए थे, इनकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई, तो आप क्या लिखोगे, सिंस a1 इज इक्वल्स टू 0, a2 इज इक्वल्स टू 0 एंड a3 इज इक्वल्स टू 0, सो हेंस द given vectors is a basis for B3C, और यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप में से कुछ स्टूडेंट ने एक डेफिनेशन पूछी, एक नहीं पूछी थी कि दी जो फाइनाइट डायमेंशनल होता है ये क्या होता है, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है जो कि हम इस टाइम पे कर रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में यानी कि कल के लेक्चर में बता दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। एंड आज का टेस्ट 9 बजे टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो टेस्ट है वो अपलोड हो चुका है। तो एक बार अपने अच्छे से इसका रिविजन करके 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, अपने टेस्ट को देने की कोशिश करना और कमेंट्स में बताना भी कि आपके कितने मार्क्स आए
आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।